छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम सजीवों में जनन जो एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक शब्द वाले होते हैं, जिसे हम वन लाइनर क्वेश्चन कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन। मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो मुकुलन द्वारा जनन होता है तो किस में होता है? आप सबसे पहले प्रश्न करें किस में होता है। तो मुकुलन की क्रिया आपने बताई थी कि जीवों के शरीर पर बनने वाले उभार को मुकुल कहते हैं, और मुकुल का विकसित होकर नए जीव को बनाना मुकुलन कहलाता है। तो मुकुलन द्वारा जनन की क्रिया किस किस में होती है? ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में होगी। साथ में पैरामीशियम में, पैरामीशियम के साथ साथ पेनिसिलियम नामक कवक में। किसमें होगी? पेनिसिलियम में। ठीक है, किस किस में हो रहा है? मुकुलन द्वारा जनन समानता ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेनिसिलियम। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है? अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो अलैंगिक जनन की क्रिया हमने पढ़ी थी कि अलैंगिक जनन क्या होता है? सदैव एक जनकी होता है। मतलब अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या क्या होगी? एक होगी। क्या होगी? केवल एक होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है कि निषेचन के बाद अंडाशय, निषेचन के बाद, निषेचन की क्रिया होती है अर्थात शुक्राणु अंडाणु या अंडप कह सकते हैं कि अंडप और अंडाशय, अंडप और पॉलन ग्रेन या परागकण का जब संलयन होता है तो निषेचन क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? हमने बताया था फल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, तो आप क्या बताएंगे? किस में होता है परिवर्तित? तो आप बताएंगे फल में। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। ठीक है, तो फल में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार जो चौथा प्रश्न है कि मासिक चक्र पाया जाता है। अगर मासिक चक्र की बात करते हैं, मासिक चक्र पाया जाता है, तो मासिक चक्र के बारे में बताया थोड़ा सा। मासिक चक्र ऐसे जंतु में पाया जाता है जो प्राइमेट्स है। क्या होते हैं? प्राइमेट्स स्तनियों में पाया जाता है, और प्राइमेट्स स्तनियों के अंतर्गत मनुष्य और बंदर को रखा गया है। तो ऑप्शन जो भी हो, मनुष्य आए या बंदर आए, तो आप उसको लिखेंगे। हम यहाँ पे दोनों बता देते हैं, मनुष्य व बंदर। आपके सामने जो भी ऑप्शन आए आप उसको टिक करेंगे। पांचवा प्रश्न है, अमीबा एवं जीवाणुओं में, जीवाणु जैसे जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्यों? अमीबा व जीवाणुओं जैसे जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्यों? अब क्यों नहीं होती, आपको कारण बताना है
कि अमीबा व जीवाणुओं जैसे जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्यों? उसका कारण है कि अमीबा जो स्वयं जीव है, कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, अमीबा और जीवाणुओं का शरीर क्या हो जाता है, संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाता है। मतलब हमने अभी में बताया था कि विखंडन की क्रिया द्वारा क्या होता है, जनन होता है, तो अमीबा स्वयं 2 भागों में बढ़ जाता है। उसी प्रकार जीवाणुओं में क्या होता है, गुणन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते हैं। ठीक है, तो गुणन की क्रिया होती है, अर्थात इसमें जनक का शरीर स्वयं संततियों में वितरित हो जाता है, संततियों में वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, इसमें उत्तर क्या आएगा, जनक का शरीर स्वयं संततियों में वितरित हो जाता है। हम 6वें नंबर पे जाते हैं कि बाह्य निषेचन की क्रिया सामान्यतः किसमें होती है? तो बाह्य निषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो ये जंतुओं के आधार पे ऑप्शन जो भी रहे, सामान्यतः ये क्या होता है, जलीय प्राणियों में होता है, कुछ उभयचर जैसे कि मेढक में, तो अधिकांशतः मेढक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर आप क्या बता सकते हैं, सामान्यतः मेढक में। किसमें होती है, मेढक में, या कह सकते हैं उभयचर जंतुओं में। ठीक है, उभयचर जंतु है मेढक, तो मेढक में उभयचर जंतु में होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि प्रथम क्लोन जीव, प्रथम क्लोन जीव कौन था? ठीक है, तो प्रथम क्लोन जीव हम जानते हैं कि सबसे पहले जो क्लोनिंग की गई थी जंतुओं की, वह जंतुओं की क्लोनिंग में सबसे पहले डॉली नामक एक भेड़ की क्लोनिंग की गई थी। तो यहाँ पर प्रथम क्लोन जंतु कौन था, भेड़ थी। कौन थी, भेड़ थी, जिसको 1997 में उत्पन्न किया गया था और सन 2004 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 8वें प्रश्न पे जाते हैं। तो 8वां प्रश्न पूछता है कि एक लिंगी जीव है, तो ऑप्शन दिए रहते हैं आपके 4-5। उन ऑप्शन में अधिकांशतः तिलचट्टे के बारे में पूछा जाता है, जिसे कॉकरोच कहते हैं। अगर द्विलिंगी जंतु पूछा जाता है तो केचुए के बारे में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे यहाँ पे कि एक लिंगी जंतु है, तो आप बता सकते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका, तो उसे आप बता सकते हैं कॉकरोच। इसको हम तिलचट्टा कहते हैं, तिलचट्टा भी कहते हैं। ठीक है, 9वें प्रश्न पे आते हैं। तो 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या हम सिंपली कह सकते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन, या ऑप्शन लिखा हो सकता है गैमीटोजेनेसिस। क्या लिखा हो सकता है, गैमीटोजेनेसिस। जो भी ऑप्शन हो आप बता सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नर तथा मादा शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि युग्मक प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं, किस स्वभाव के होते हैं, द्विगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं? तो युग्मक कैसे होते हैं? क्वेश्चन है आपका, युग्मक प्राकृतिक रूप से किस प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित, या इसको हैप्लॉइड बोलते हैं, हैप्लॉइड, या कभी कभार यन लिखा जाता है इसको। ठीक है, क्या अगुणित कह सकते हैं, हैप्लॉइड कह सकते हैं, यन भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो ये, इसके बाद 11वें नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। तो 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई, तो संख्या या तो आपको 23 जोड़ी बताए, 23 जोड़ी, या संख्या में कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। दोनों है, आपको उत्तर देने का तरीका जो पूछा जाए वो बताए। जोड़ी पूछा जाए तो 23 जोड़ी, और संख्या पूछी जाए तो 46। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग भी आता है? हमने कहा था कि अंडाशय के अंदर बीजांड बनते हैं और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो पुष्प का कौन सा भाग रहता है? बीजांड। बीजांड से क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 13वें प्रश्न की बात करते हैं। तो फलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? फल की सबसे बाहरी भित्ति जो होती है वो क्या कहलाती है? फल की बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे फल भित्ति। क्या कहते हैं? फल भित्ति, या इसी को कहा जाता है पेरिकॉर्प। पेरिकॉर्प कहते हैं। ठीक है। हम 14वें प्रश्न पे आते हैं। 14वां प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन से तात्पर्य हमने बताया था, सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन वह विधि है जिसमें किसी पौधे या जंतु की एक कोशिका से ऊतक संवर्धन के माध्यम से संपूर्ण जीव या पौधे को तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है। तो सामान्य तौर पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आप क्या बताएंगे? कायिक जनन, कायिक भ्रूण जनन। एक बार इसको बताएं, कायिक भ्रूण जनन। मतलब जो सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक जो है वो कायिक भ्रूण जनन की तकनीक पर आधारित है। किस पर आधारित है? कायिक भ्रूण जनन की तकनीक पर आधारित है। 15वें प्रश्न पे आ जाते हैं। तो जीवों के जीवन काल को क्या कहते हैं? जीवों के जीवन काल को कहा जाता है जीवन अवधि। जीवन अवधि। ठीक है। ये कुछ प्रश्न थे जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं पाठ के बीच से, कुछ प्रश्नों के उत्तर से, उनसे बनते हैं। ये अभी 15 प्रश्न आपके सामने हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न जो इस अध्याय से बनते हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। इसका क्रम आगे हम जारी रखेंगे। 15 प्रश्नों के बाद आगे और भी जो प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आए, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपको इस प्रकार के प्रश्नों की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती है। धन्यवाद।